गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। तो होमवर्क क्या था जी? हम्म। हाँ बताइए, होमवर्क पर आ जाते हैं जल्दी से। बताइए जल्दी जल्दी, होमवर्क क्या है? मतलब कहाँ से कहाँ तक दिया था? S1 में 16 से लेके 20 तक। 20 से 22 और 4। 20 से 22 और 4, और S1 में 16 से लेके, S1 में 16 से लेके 20 तक। चलो जल्दी से डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। पहले O1 में 20 से लेके 22 तक, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। एक तरफ है नाइट्रोजन, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और ये पिस्टन लगा हुआ है। लेंथ टोटल कितनी दे रखी है? 500 मीटर लेंथ दे रखी है यहां पर, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय ए वेटलेस फिस्टनलेस पिस्टन। इस पार्ट में नाइट्रोजन के 5 मोल्स हैं, एंड अदर पार्ट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ हीलियम। इसके 2 मोल है और इसके 1 मोल है। राइट। क्या बताना है? नाइट्रोजन वाले कंपार्टमेंट की लेंथ क्या होगी, यानी इस पिस्टन की पोजीशन बतानी है। इस पिस्टन की पोजीशन बतानी है। लेफ्ट साइड से इस पिस्टन पर किसका प्रेशर लग रहा है? नाइट्रोजन का। राइट साइड से इस पिस्टन पर किसका प्रेशर लग रहा है? हाइड्रोजन का भी और हीलियम का भी। और अगर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का प्रेशर जो है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अब प्रेशर कैसे निकालें? तो इसका प्रेशर एन, नाइट्रोजन के मोल्स, आर टी अपॉन वी। राइट, ऐसे निकलेगा। यहां पर ये नाइट्रोजन के मोल से, ध्यान रखना, एन आर टी अपॉन, अब वॉल्यूम के लिए भी इसको ऐसे कर देते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L1। राइट। यहां पर इस तरफ की लेंथ ले लेता हूं L2, ये L1, ये L2। एरिया वाली टर्म इधर भी आ जाएगी, एन आर टी अपॉन ए। इसकी लेंथ भी वही होगी क्योंकि हीलियम भी उसी में। ये नाइट्रोजन के मोल्स हैं, ये H2 के मोल्स हैं, ये हीलियम के मोल्स हैं। आर टी ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या यहां पर? नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन लेंथ ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन लेंथ L2, और क्या बचा? हीलियम के मोल्स, लेंथ इसकी भी उतनी है।
यहां दोनों की लेंथ सेम है, मोल्स पुट कर दो, 8 डिवाइडेड बाय L1 और यहां पर इसके 2 यानी 3 डिवाइडेड बाय L2, मतलब L1 अपॉन L, सॉरी नाइट्रोजन की कितने मोल्स है, 5 मोल है, गलत लिख दिया मैंने यहां 5, तो यहां पर L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा 5/3, यानी पिस्टन जो है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है 500 मीटर, टोटल लेंथ 500 है, तो L इक्वल्स टू 5/8 इंटू 500, लेंथ ऑफ L2 3/8 इंटू 500। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पढ़ो ऊपर लाइन को, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, समझ में आई बात। 3D में इमेजिन करो, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हो, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अरे बेटा थोड़ा तो सोचो यार, थोड़ा ऐसे नहीं सोचोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं है ना। ये अगर कोई सिलेंडर है, कोई ये इसका बेस एरिया है, क्या होगा इसका वॉल्यूम, बेस एरिया इनटू हाइट, यानी तब ये तो फिक्स है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट, सोचना बेटा, और कुछ तुम्हारे दिमाग से निकालना, कैसे निकालते हैं कर लेना। और कोई डाउट, 20, 21, 22 और 24। 20 खुद करो, पार्टीशन ही हटा दिया तो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हाइड्रोजन भी है, CH4 भी है, निकालना है। बहुत सारे करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में दो कंटेनर है, 1 लीटर कैपेसिटी, इसमें कुछ ये पार्टीशन लगा हुआ है, इन इक्वल, यानी ये भी 1/2 लीटर और ये भी 1/2 लीटर, दोनों 1/2 लीटर, इसमें H2, इसमें CH4, इसका प्रेशर भी P, इसका प्रेशर भी P राइट नाउ। अब इस पार्टीशन को हमने हटा दिया, इस हाइड्रोजन के भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अब दोनों तरफ चली जाएगी, तो जिस हाइड्रोजन का वॉल्यूम पहले 1/2 लीटर था, अब क्या हो गया, डबल, अब क्या हो गया डबल, वॉल्यूम डबल, तो हाइड्रोजन का प्रेशर पार्टीशन हटाने के बाद P1V1 अपॉन P1V1 इक्वल्स टू P2V2, तो आधा हो गया। हीलियम का भी P जो था, सॉरी मीथेन का भी जो पहले प्रेशर था P, वो आधा हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर वापस कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वेपर प्रेशर बताया था आप लोगों को मैंने, डुमास मेथड सब में वेपर प्रेशर बताया था या नहीं बताया था। यहां डायग्राम में थोड़ी मिसप्रिंट है, करेक्ट कर लेना, खैर वो समझ में आ जाता है। ये H2O लिखा हुआ है लिक्विड ऐसे, पहले तो ये बताओ वेपर प्रेशर बताया था या नहीं बताया था,
और क्या क्या बताया था वेपर प्रेशर से रिलेटेड, जल्दी से बताओ कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। जल्दी से बताओ। कंसंट्रेशन टर्म्स, शीट। बताया था बेटा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। अब ये बताओ कि किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं करता है। टेम्परेचर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कंटेनर के शेप पर, लिक्विड की क्वांटिटी पर, कंटेनर की साइज पर डिपेंड नहीं करता है। पानी 1 लीटर हो या आधा लीटर हो या 100 ml हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दे रखा है, इस कंटेनर में H2O है और O2 है। H2O और O2, इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम है 3V, और इसके बीच में एक वॉल लगा हुआ है और यहां थोड़ा पानी भरा हुआ है, और कहा जा रहा है कि पानी का वॉल्यूम तो बहुत कम है, लिक्विड वाटर का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमें यहां पर यह बताना है कि वॉल ओपन करने के बाद प्रेशर कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम वॉल ओपन करेंगे तो राइट नाउ अभी जो प्रेशर लग रहा है उसमें वाटर वेपर का कितना कंट्रीब्यूशन है। इनिशियली टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, 840 mm, जिसमें हमें वाटर के कारण कितना दे रखा है, 40 mm। तो ऑक्सीजन के कारण कितना प्रेशर लग रहा होगा, ऑक्सीजन के कारण कितना प्रेशर लग रहा होगा, 800 mm लग रहा है, 800 लग रहा है। तुम लोगों की नजरें बड़ी पारखी है भाई। हम्म। हाँ। तो ऑक्सीजन के कारण प्रेशर कितना लग रहा है, 800 mm। अब यहां पर दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। ऑक्सीजन के लिए तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, बट H2O के केस में क्या होगा, ये पानी और वेपराइज होगा। अगर कंटेनर की साइज बढ़ भी जाती है तो वाटर का वेपर प्रेशर तो 40 ही रहेगा, यानी फाइनली यहां पर भी पानी के कारण प्रेशर 40, यहां पर भी 40। लेकिन ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो पहले कम था वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन पहले प्रेशर 800, वॉल्यूम उसका V, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो फाइनली ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम अब ऑक्सीजन दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का V प्लस 3V यानी 4V। तो फाइनली ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो गया, 200। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, 200। वाटर का प्रेशर कितना है, 40, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 240। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 240। समझ में आई बात। टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। डन। S1 पर आ जाओ जल्दी से, S1 पर आ जाइए। चलिए, समझ में आई बात। अच्छा जल्दी से बताओ, होमवर्क करके आए हो या नहीं करके आए हो, होमवर्क करके आए हो, ओवन वाले क्वेश्चन करके आए हो नहीं करके आए हो। डन डन लिखो, फटाफट लिखो जिस जिसका होमवर्क हुआ है। फिर वापस फिर आगे S1 से स्टार्ट करेंगे। यस, जल्दी जल्दी।
मैं नाम नोट हो रहे हैं सबके, कौन करके आया कौन, पहले तो वो लिखो। हाँ, कमेंट दिखना चाहिए, ये नहीं कि ऑन करके सो गए। सो तो नहीं रहे हो, जग रहे हो ना, कैसे पता चलेगा? कमेंट तो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं बेटा, कमेंट तो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। यस, अभिजीत, रोशन, गौतमा, अमित, कार्तिकेय, रक्षित। मैं देख रहा हूं कौन सो रहा है कौन जग रहा है। अच्छा ये बताओ, समझ में आया? मजा आ रहा है आइडियल केस में? अच्छा एक काम करो, दूसरी तरीके से करते हैं। अपने अपने शहर का नाम लिखो, जहां से क्लास कर रहे हो, फटाफट फटाफट। यूपी, बिहार, जगह का, शहर का नाम लिखना, स्टेट का नहीं, जहां से हो। शिवम, प्रांजल, देव, अमेठी, जयपुर, सिद्धि, पटना, भोपाल, जयपुर, अलवर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। नहीं, शहर का नाम लिखो, दिल्ली, कटक, वाराणसी, नोएडा, आगरा, पुणे, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर। दो दो बार मत लिखना, एक एक बार ही लिखना। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है, क्या लगता है? मजा आ रहा है क्या? हो, कश्मीर से भी है। अभी आया था यार थोड़े दिनों पहले, पहले पता होता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, मजा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से, वेरी गुड, तो ज्यादा अच्छा है। भटिंडा, अमृतसर, रीवा, समस्तीपुर। ओहो, हर्ष तो मार्च से है। हैं? भैया मार्च वालों के लिए जेई अलाउड है या नहीं है, पता कर लेना। पता चला मेहनत कर रहे हो और मोतिहारी, बिहार शरीफ, प्लूटो, ओहो, बक्सर, अमरोहा। अमरोहा से मेरा एक फ्रेंड था, क्लासमेट था, जब आईटीबीएचयू में था, उसका नाम ही पता है अमरोहा ही, आज भी अमरोहा उसका सही नाम तो शायद ही पता होगा उसको, आज भी सारी ब्रांच अमरोहा ही बुलाती है। बहुतों के ऐसे नाम है। एक कोटा से था तो उसका नाम ही कोटा पड़ गया। और भी कुछ नाम थे जो यहां पर लिए नहीं जा सकते। चलो, है ना? लंदन, गाना वाली बात हो रही है, लंदन से हो क्या? गाना लंदन ठुमकता है। मोगा, पंजाब, कराची, ए भगवान। कराची वाले डराओ मत यार। दरभंगा, छपड़ा, मधुबनी, चलो, वेरी गुड। लाहौर, यूरोप, हापुड़, ताइवान। नॉर्थ कोरिया से भी होंगे, सीरिया से भी होंगे, अफगानिस्तान से भी होंगे, ईरान से भी होंगे, हैं? चलिए जी, S1 पर आ जाओ। S1 में क्या दिया था मैंने? 16 से 20। बोलिए, 16 में डाउट है? नहीं तो 16 नहीं बता रहा, माफ करो। कश्मीर वाले ने कुछ लिखा यार, कश्मीर क्या बोला बेटा? हाँ, 17। देखो सब एक जैसे, 17, 18, 19।
सब एक ही तरह से सॉल्व होंगे, कौन सा एक बता देता हूं। 19 बता देता हूं। ये कंटेनर है, वॉल्यूम इसका 2 लीटर। ये कंटेनर है, वॉल्यूम इसका 0.41 लीटर। इसका प्रेशर है 2 मेगा पास्कल। इसका निकालना है प्रेशर। टेम्परेचर दोनों का सेम है। फाइनल प्रेशर कितना दे रखा है? 7/6। देखो सब जगह प्रेशर मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10⁶, यानी देखा जाए तो ये 7/6 इंटू 10⁶ पास्कल है। लेकिन सब जगह मेगा पास्कल में तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। पहले जितने मोल्स होंगे बाद में भी उतनी होंगे। P1 इंटू इसका वॉल्यूम 2, यहां पर प्रेशर 2, वॉल्यूम 0.4। फाइनली प्रेशर, फाइनल प्रेशर PF, और वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दो 2.4। राइट। सुहेब कह रहा है सर कश्मीर आते वक्त अरे तुम मिले नहीं थे ना यार सुहेब, इसीलिए नहीं बताया। अब जरूर बताऊंगा, चिंता मत करो। बट अब कब आना होगा वो तो नहीं पता। 20 भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे ही होगा, बट उसमें नंबर ऑफ कंटेनर्स जो है बहुत सारे हैं साहब। एक वी, एक उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा और बड़ा, यानी वी, 2V, 3V। राइट। सब में एक एक मोल सब्सटेंस है, सेम मोल्स है, तो सब में 1 मोल मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल। और इसका प्रेशर दे रखा है इनिशियली P। इनिशियली इस वाले कंटेनर का प्रेशर दे रखा, तो आप ये कह सकते हो कि राइट नाउ एक इक्वेशन PV इक्वल्स टू, क्योंकि इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मोल्स 1 इंटू RT। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब जब हम वॉल ओपन कर देंगे तो सारे कंटेनर कनेक्ट हो गए, सबका प्रेशर उतना ही है, तो टोटल मोल्स तो अभी भी उतने ही रहेंगे। तो हर एक कंटेनर में 1 मोल 1 मोल 1 मोल, एन कंटेनर है तो टोटल कितने मोल्स है? एन मोल्स। टोटल कितने मोल्स है? एन। अब सभी कंटेनर का प्रेशर वही है, तो इस कंटेनर का भी फाइनली प्रेशर PF, इसका वॉल्यूम V, तो डिवाइड बाय RT। दूसरे कंटेनर का भी प्रेशर तो वही होगा, उसका वॉल्यूम 2V, वॉल्यूम 2V अपॉन RT। तीसरे कंटेनर का भी प्रेशर तो वही होगा, 3V अपॉन RT एंड सो ऑन। तो यहां से क्या हो जाएगा? P फाइनल अपॉन RT कॉमन, V भी कॉमन, 1+2+3 अप टू N। और ये नंबर ऑफ मोल्स N तो है ही है, यहां से N। और V/RT की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से सही लिखा नहीं तो हाँ, राइट। तो ये N, V/RT की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 यानी V/RT इक्वल्स टू 1/P। तो यहां पर N इक्वल्स टू P फाइनल अपॉन ये P, तो ये इधर आ जाएगा P फाइनल, और इसका समेशन N+1 डिवाइडेड बाय 2। N से N कैंसिल, तो P फाइनल इक्वल्स टू, P फाइनल इक्वल्स टू 2P अपॉन N+1। N N-1/2 नहीं होगा, N N+1/2।
ये कैसे आया बेटा, ये होता है। डन, यही था मेरे हिसाब से। चलो, तो लास्ट क्लास में मैं यूपी से भी नहीं हूं बेटा, मैं राजस्थान से हूं। राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से हूं। बट अब तो कोटा का ही हो गया, पिछले 20 ईयर से यहीं रह रहा हूं। कोटा से ही हूं लास्ट 20 ईयर्स। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पिस्टन लगे हुए कंटेनर्स भी मैंने आपको समझा दिए, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी हमने देख लिया। समझ में आई मेरी बात? हम्म, चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूं। एक सिचुएशन है, एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। टोटल लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। कंटेनर की टोटल लेंथ 100 है। यहां पर भी 1 मोल H2 है और यहां पर भी 1 मोल H2 है। और राइट नाउ इस पिस्टन का यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर लग रहा है लेट्स से 2P। और राइट नाउ इस गैस का प्रेशर भी है P और इसका प्रेशर भी P। और कह सकते हो दोनों लेंथ बराबर ही है, क्योंकि यहां पर भी 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल, तो वैसे भी कह सकते हो ये लेंथ भी 50 मीटर और ये लेंथ भी 50 मीटर। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को, सुनना मेरी बात, अभी तो इस पिस्टन का प्रेशर नीचे लग रहा था, तो इस पिस्टन का ना तो इस पर कोई इफेक्ट है ना इस पर कोई इफेक्ट है। अब हमने इस कंटेनर को ऐसे रख दिया। चाहो तो आप ये भी कह सकते हो, ताकि थोड़ा बोलने में आसानी रहेगी, एक तरफ H2 है, दूसरी तरफ हीलियम है। अब क्या होगा, अगर मैं इस पिस्टन को, इस कंटेनर को खड़ा रख देता हूं, तो अब पिस्टन का प्रेशर लगेगा, यानी ये पिस्टन नीचे आएगा। फाइनली आपको ये बताना है कि अब ये लेंथ कितनी होगी। ये दोनों लेंथ L1 और L2 टोटल तो फिक्स है 100। हीलियम ऊपर, यहां H2, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, प्रेशर P और P है। बताइए L1 और L2 की वैल्यूज बता दीजिए। जल्दी से बताओ बेटा। नीलेश का कहना है 75-25, यानी L1 75, L2 25। 70-30 भी आ रहा है। राग, किसी ने आंसर दिया 70-30, और बोलते जाइए।
इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। 250/3 और 50/3, ये एक और आंसर आया है। 250/3 ये आया है सारंग का। 250/3 और 50/3। एक और आंसर भी आया है 80/20, 80/20, 60/40, 65/35। तनिष बेटा ना आंसर लिखो। चलिए करते हैं अब, देखते हैं क्या आएगा। देखो अल्टीमेटली भी क्या होगा, राइट नाउ इस पिस्टन का प्रेशर P है। जैसे आप लिखोगे पिस्टन का प्रेशर भी अब किस पे लगेगा, हाइड्रोजन पे। कितना लग रहा है, इसका प्रेशर तो वही रहेगा 2P। तो डेफिनेटली ये पिस्टन नीचे आएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अब नीचे की तरफ एक तो हीलियम के कारण प्रेशर लग रहा है और इस पिस्टन का भी प्रेशर लग रहा है। तो अब नीचे की तरफ, लेकिन अब हीलियम का प्रेशर कितना है वो तो नहीं पता। हीलियम का प्रेशर कितना है वो नहीं पता। तो प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, ये दोनों नीचे ही लग रहे हैं। और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, हाइड्रोजन। ऐसी लास्ट क्लास में भी इक्वेशन बनाई थी हमने। पिस्टन का प्रेशर कितना है 2P, हीलियम का कितना होगा, हीलियम का प्रेशर कितना होगा। तो पहले हीलियम की लेंथ कितनी थी 50, ऑब्वियसली उसकी लेंथ चेंज हो रही है। तो अब हीलियम और H2 के इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें यहां पर। कैसे, ये आंसर हटा रहा हूं। पहले हीलियम का प्रेशर कितना था P, लेंथ कितनी थी 50। अब हीलियम का प्रेशर हमें नहीं पता, ये मान लेते हैं, इनटू अब उसकी लेंथ क्या है L1। हाइड्रोजन का भी प्रेशर पहले P था, उसकी भी लेंथ 50। हाइड्रोजन का प्रेशर अब क्या है वो निकालना है, इंटू L2। तो यहां से ये डेटा यहां पुट कर देता हूं इस इक्वेशन पे। तो हीलियम का प्रेशर P इंटू 50 डिवाइडेड बाय L1, राइट। पिस्टन का प्रेशर 2P, हाइड्रोजन का प्रेशर P इंटू 50 डिवाइडेड बाय L2। तो यहां से ये P वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या, 50/L1 प्लस 2 50/L2। लेकिन L1 प्लस L2 का सम पता है, L1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है 100। तो यहां से मैं L2 को क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस L1। सॉल्व करो अब इसको। यस, सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हो सकती है, मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है इसमें। अरे बेटा पीवी में इधर भी लेंथ इधर भी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कट जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कट जाएगा। सॉल्व कैसे करें हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्वाड्रेटिक बन रही है, हाँ मुझे भी लग रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगी इस बार। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है या नहीं आता, जल्दी से बताओ। देखो पहले एक काम करते हैं फिर भी, चलो इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। 51/100 माइनस L1, ये टर्म उधर लेके चला गया। 2 इक्वल्स टू 51/100 माइनस L1 माइनस 1/L1।
तो ये चलो अभी तो रहने देता हूं 2, ये 50 L1, तो यहाँ आ जाता है ये 2L1 - 100 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू L1। मजा आएगा सॉल्व करके। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये 25 कर देते हैं यहाँ पर, तो 100 माइनस L1 इंटू L1, 25 ट्वाइस L1 माइनस 100, तो 100 L1 माइनस L1 स्क्वायर, 50 L1 माइनस 2500, तो L1 स्क्वायर माइनस 50 L1 माइनस 2500 हो जाएगा सॉल्व। 25, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं करती? कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ हाँ, 100 L1 प्लस माइनस की तो कोई मिस्टेक नहीं की ना अपने। -+2 L1 लग तो नहीं रहा है 50, तो L1 इक्वल्स टू +50 प्लस माइनस B² 2500 माइनस +4AC, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई यार, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 10,000 यानी ये हो गया 10,000, 12,500 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मैंने डेटा यहीं पर बनाए थे तो ये थोड़ा स्क्वायर रूट ऑफ 12,500। तो अब इसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कन्वर्ट, गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा। ये फाइनल आंसर आएगा, और ये प्लस साइन ही लेना पड़ेगा, यहां पर प्लस साइन ही लेना पड़ेगा। ये L1 की वैल्यू यहां से सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर मैं वैल्यूज बताऊं आपको तो थोड़ा ऐसे काम करते हैं, इसको √5 की टर्म्स में ही रखते हैं, तो 50, यानी L1 की वैल्यू 50 प्लस 50 √5 अपॉन 2, यानी 25 प्लस 25 1 प्लस √5, ये L1 की वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर आएगा बिल्कुल सही, और इससे आप L2 निकाल सकते हो। इससे हम L2 की वैल्यू निकाल, कैलकुलेशन है। अच्छा क्वेश्चन है, बन गया वही, मैंने कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही, कोई टेंशन नहीं। अब वो जो भी आंसर आ रहा है वो तो निकालना पड़ेगा। तो ये L1 की वैल्यू है, और L2 आप और निकाल सको। कॉन्सेप्ट पर जाओ, कैलकुलेशन एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मर्करी ट्यूब, मर्करी ट्यूब। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि एक कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है या किसी ग्लास में पानी भरा हो तो पानी ऐसे क्यों नहीं भरा रहता? पानी ऐसे क्यों नहीं भरा रहता?
आपको भी पता है कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो पानी हॉरिजॉन्टल ही रहता है, ऐसे, राइट? ऐसा क्यों? बिकॉज पानी की, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही लेवल पर, किसी एक ही लेवल पर जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है। और किसी भी लिक्विड के कारण, मुझे लगता है ये सबको पता होगा, अगर मान लीजिए एक कोई मेटल ब्लॉक है जिसकी हाइट है h, पहले ये भी बता देता हूं, चलिए, इसकी हाइट अगर h है, इसकी डेंसिटी d है, तो बता सकते हो इसके बॉटम पर, ये डेंसिटी d है, बॉटम पर प्रेशर कितना लगेगा? बॉटम पर प्रेशर कितना लगेगा? ये कैसे आता है वो भी बता दूं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, mg फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मास कैसे निकालते हैं? एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए। डेंसिटी को डी भी लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख रहे हो। ये क्या हो गया? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मास, ए से ए कट गया तो ये यहां पर आंसर आ जाता है एच डी जी। समझ में आ गई बात? एच डी जी या एच रो जी। यहां पर हाइट अगर एच है तो यहां पर इतना प्रेशर लगेगा। अब अगर एक कंटेनर में लिक्विड है तो कॉन्सेप्ट ये होता है एक ही लेवल पर प्रेशर हमेशा बराबर होगा, एक ही लेवल पर प्रेशर हमेशा बराबर होगा। तो यहां पर भी अगर ये हाइट h है, इसके ऊपर एच डी जी, यहां पर भी एच डी जी, यहां पर भी एच डी जी। लेकिन अगर हाइट इस तरह से है तो यहां हाइट अलग है, यहां हाइट अलग है, यहां हाइट अलग है, तो फिर इन पॉइंट्स पर प्रेशर अलग अलग होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या होता है, गैसेस, एक जगह ज्यादा प्रेशर, दूसरी जगह कम प्रेशर, तो गैसेस मूव कर जाती है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैसेस मूव करती है ताकि प्रेशर बराबर हो जाए। अगर यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, ये लिक्विड लेवल नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ताकि तीनों पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर हो। यहां पर भी एच डी जी, यहां पर भी एच डी जी, यहां पर भी एच डी जी। यानी पानी के लेवल पे, एक ही लेवल पर प्रेशर कभी अलग अलग नहीं हो सकता। ये पानी की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये। गैसेस की भी है, गैसेस में भी प्रेशर थ्रू आउट, यहां आप यहां हो या यूएस में हो, प्रेशर तो अर्थ पर 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। अर्थ की सरफेस पर प्रेशर हर जगह बराबर है, टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रेशर जो है वो सब जगह बराबर होता है, राइट? तो प्रेशर सेम होगा, ध्यान रखना। इसीलिए इवन अगर मान लो इस शेप का भी कोई कंटेनर है, जैसे मान लो एक पाइप है, अगर आप इस पाइप को ऐसे होल्ड करते हो और इसमें पानी भरा हुआ है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पानी एक तरफ ऐसा और एक तरफ ऐसा हो, एक तरफ लेवल ऊपर और एक तरफ नीचे? कभी भी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी दोनों साइड प्रेशर जो है वो एक ही लेवल पर होगा, एक ही लेवल पर होगा, वो कभी अनइक्वल नहीं हो सकता। लेवल सेम होगा दोनों तरफ, क्योंकि अगर ऊपर है तो क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो यहां पर प्रेशर किसके कारण लग रहा है? एयर के कारण। यहां पर भी किसके कारण? एयर के कारण। लेकिन इस लेवल पर प्रेशर की बात करें तो एयर के कारण तो लग ही रहा है, प्लस इसके कारण और कितना लग जाएगा? एच डी जी। यानी यहां पर प्रेशर ज्यादा, यहां पर तो केवल एयर का प्रेशर है, प्रेशर अनइक्वल हो गया, प्रेशर अनइक्वल हो गया इस तरह। इसलिए जितना प्रेशर यहां पर है, जितना वहीं यहां पर भी होना चाहिए, मतलब लेवल बराबर रहेगा। इसीलिए आपको पता है कोई भी हाइट जो मेजर की जाती है, पता है कहां से मेजर की जाती है? सी लेवल से। सारी हाइट सी लेवल से मेजर की जाती है। तब कंपैरिजन होता है कि कौन ज्यादा हाइट पर है। इतनी सारी हिल्स है, माउंटेन्स है, बट सबकी हाइट सी लेवल से ही मेजर की जाती है। बेटा इस कंटेनर को तुम है ना ऐसे भी कर दोगे
तो पानी ऐसे ही रहेगा, पानी ऐसे भरा रहेगा। तुम ग्लास को ऐसे कर दो तब भी पानी ऐसे नहीं होगा कि ग्लास को ऐसे कर दिया तो हाँ पानी ऐसे हो गया। ऐसे हो जाता है क्या पानी? ऐसे रहता है क्या? नहीं रहता ना। पानी का लेवल तो ऐसे ही रहेगा, ताकि यहां 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 प्रेशर जो है उतना ही रहेगा। समझ में आई बात? एक ही लेवल पर प्रेशर हमेशा बराबर होगा, एक ही लेवल पर प्रेशर हमेशा बराबर होगा, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, कोई सॉलिड या लिक्विड है, अगर हाइट पता है, डेंसिटी पता है, तो उसके बॉटम पर प्रेशर कितना लगेगा? एच डी जी। कितना प्रेशर लगेगा? एच डी जी। इवन यहां पर क्या होता है, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे सुनना मेरी बात को, एक टर्म हम एक एपरेटस यूज करते हैं बैरोमीटर, जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। क्या होता है ये बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या होता है, तो सपोज करो एक कंटेनर है, एक टब है, एक टब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मरकरी। इसमें मरकरी भरा हुआ है, इस टब में मरकरी भरा हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया, और एक ही लेवल पर होगा ये तो, यहां पर एक, यहां पर भी एयर का प्रेशर लग रहा है, यहां पर भी एयर का प्रेशर, सब जगह एयर का प्रेशर लग रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहां पर एक ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया। ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, उसको इन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहां पर इसके अंदर क्या है? वैक्यूम। इसके अंदर क्या है? वैक्यूम। ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, यहां बाहर तो एयर है, एयर है, तो यहां पर तो एयर यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। एयर का प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो एयर का प्रेशर कितना है वो अब यहां से पता चलता है। एयर कितना प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो हम यहां से मेजर करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, यहां से प्रेशर तो लग रहा है, लेकिन यहां पर तो वैक्यूम है, तो यहां पर तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा। यहां प्रेशर जीरो, यहां प्रेशर लग रहा है, तो यहां से ये लिक्विड नीचे जाएगा, यहां से ऊपर उठेगा, यानी धीरे धीरे ये लिक्विड इस ट्यूब में राइज करने लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये मरकरी धीरे एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ये फर्दर आगे राइज नहीं करता है। एक पर्टिकुलर हाइट होने के बाद मरकरी की हाइट फिक्स हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब ये मरकरी जो है, ये लिक्विड यहां पर जो है वो इस लेवल पर प्रेशर लगा रहा है। ये मरकरी इस लेवल पर कितना प्रेशर लगाएगा? अगर हाइट h है तो मरकरी यहां पर कितना प्रेशर लगा रहा है? इस जगह पर एच डी जी। और जैसे इस मरकरी का प्रेशर एयर के प्रेशर के बराबर होगा, यानी एच डी जी की वैल्यू एयर के प्रेशर के बराबर होगी, ये अब फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। और इसी एयर के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी एयर के प्रेशर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब अर्थ की सरफेस पर हम ये मेजर करते हैं, तो इन केस ऑफ मरकरी, मरकरी के केस में पता है हाइट कितनी आती है? 76 सेंटीमीटर, या mm में लिखें तो 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर, या मीटर में लिखो देखोगे तो ये आ जाती है 76 मीटर। तो यहां से हमें हाइट पता चल गई। हाइट पता चल गई, किसकी हाइट पता चल गई? मरकरी की हाइट। कि हाँ इतना प्रेशर, इतनी हाइट होने के बाद फर्दर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां से ये हाइट पुट करके, डेंसिटी पुट करके, जी की वैल्यू पुट करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन अगर मैं कहूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालो, तो ये सब एसआई सिस्टम में पुट करना पड़ेगा। एसआई सिस्टम मतलब हाइट किस में पुट करोगे? मीटर में। मरकरी की डेंसिटी जो होती है, मरकरी की डेंसिटी ग्राम पर एमएल में देखोगे तो 13.6 ग्राम पर एमएल। लेकिन यहां पर किस में पुट करनी पड़ेगी? एसआई सिस्टम में किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो 10⁻³ और आ जाएगा, वो आप कन्वर्ट कर लेना, इंटू जी की वैल्यू 9.81, जी की वैल्यू 9.81। इसको सॉल्व करो, सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट किया है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ जाती 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, राइट। और ये क्या आ गया आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसमें, पास्कल में। राइट, 1.0। और अब ये तो पास्कल में आया है, अब इसी को हमने क्या बोल दिया, 1 एटमॉस्फेयर। इसी को हमने क्या बोल दिया कि ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये यूनिट्स बदल दी, पास्कल में इतना, एटमॉस्फेयर में इसको बोल दिया 1 एटमॉस्फेयर। या इवन सुनना बेसिस, इसको करते क्या है हम, ये हाइट को भी प्रेशर बोल देते हैं कि प्रेशर कितना लग रहा है, 760 mm ऑफ मर्करी, जबकि 760 mm जो है ये तो हाइट है, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट ही नहीं किया। आपकी जरूरत है तो आप उसे कन्वर्ट कर लो। तो अब आप ये कह सकते हो कि प्रेशर कितना लग रहा है, 760 mm ऑफ मर्करी, क्योंकि 760 mm ऑफ मर्करी यहां प्रेशर लगा रहा है, और वो कितना लगा रहा है, उसी को हमने क्या कह दिया, 1 एटमॉस्फेयर। तो अब 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना प्रेशर, 760 mm ऑफ मर्करी। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि हाइट जो है वो इसकी आधी है, तो कह दो प्रेशर आधा होगा, हाइट इसकी डबल है तो प्रेशर इसका डबल होगा। तो बहुत बार क्या होता है, प्रेशर हम मर्करी की हाइट में ही बता देते हैं, मर्करी की हाइट में ही बता देते हैं। अगर आपको इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो डी और जी से मल्टीप्लाई कर दो, एच डी जी कर दो तो वो पास्कल में आ जाएगा। लेकिन अब या तो मैं मल्टीप्लाई करके दूं, मैंने तो हाइट बता दी, हाइट बता दी यार, हाइट इतनी है। अब आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो प्रेशर पास्कल में चाहिए, तो कैलकुलेटर करो, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, आप करो, आपको करना है तो, आपको पास्कल में चाहिए तो आप कैलकुलेट करो। मैंने तो प्रेशर किस में बोल दिया कि प्रेशर कितना लग रहा है, 760 mm ऑफ मर्करी, 380 mm ऑफ मर्करी, मैंने हाइट बता दी, आप पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी 760 mm ऑफ मर्करी को और क्या कह दिया, 760 टॉर। अब जितने चाहे नाम रख सकते हो, जितने चाहे आप नाम रख सकते हो। और ये जो अरेंजमेंट है इसी को क्या बोला जाता है, बेरोमीटर। इसी को क्या बोला जाता है, बेरोमीटर। कोई एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया कैंसिल आउट हो जाता है, एच डी जी डायरेक्ट, एरिया वाली टर्म पहले ही कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब यहां पर सपोज करो, लेट से एक क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, किसी ने पूछा मरकरी ही क्यों यूज कर रहे हो, मरकरी ही क्यों यूज कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि मरकरी जितने भी लिक्विड्स होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा डेंस है, सबसे ज्यादा डेंस है। तो मरकरी के केस में कम हाइट से भी ज्यादा प्रेशर लगता है। अगर कम डेंस लिक्विड लोगे तो उसकी हाइट ज्यादा होगी, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, फिर आपकी ये जो ग्लास ट्यूब है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक काम करते हैं यार, पानी से ही प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, तो जनरली एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, water column which will exert pressure equals to 1 एटमॉस्फेयर, या यूं कह दो 760 mm ऑफ मर्करी। यानी पानी की हाइट बतानी है जो कि इतना प्रेशर लगा है। जैसे आपको सिंपल, ऐसे एक मान लो ये कोई ग्लास है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मरकरी, और ये हाइट कितनी है, 760 mm ऑफ Hg। हमें बताना है कि इसी तरह से
कितना पानी भरना होगा ताकि दोनों के बॉटम पर प्रेशर सेम, यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही, प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, यहां पर भी पी, यहां पर भी पी होना चाहिए। तो हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुतों को तो आंसर भी पता है, बिल्कुल सही लिख रहे हो, बिल्कुल बढ़िया जी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर इसको पहले और वेरिएबल में कर लेते हैं। इसकी डेंसिटी है d1, यहां डेंसिटी d2, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2। तो यहां प्रेशर कितना है? h1 d1 g। यहां प्रेशर कितना है? h2 d2 और g। और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो, इसका मतलब h1 d1 इक्वल्स टू h2 d2 होना चाहिए। g वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, जी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब प्रेशर कितना लगना चाहिए? 760 mm ऑफ मर्करी। तो राइट नाउ आप कह सकते हो कि मर्करी की हाइट कितनी है? 760। तो यहां पर ये 760 mm। मर्करी की डेंसिटी जो होती है वो याद रखनी होगी, 13.6 ग्राम पर ml। पानी की हाइट निकालनी है हमें, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। देखो अब यहां पर मैं ये भी ग्राम पर ml में, ये भी ग्राम पर ml में, वो यूनिट्स एक जैसी है, इसलिए ये ग्राम पर ml तो ये भी ग्राम पर ml, तो ये mm में है तो ये हाइट भी mm में आ जाएगी। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो 760 mm इंटू 13.6, तो ये वैल्यू आ जाती है 10336 समथिंग कुछ आ जाएगी, ऐसे आसपास कुछ है ना। कैलकुलेट, ये mm, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10.336 मीटर। मीटर, ये किसकी हाइट आई है? ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाने के लिए पानी की हाइट कितनी होनी चाहिए? 10.336 मीटर। इतना 10.336 मीटर कितने फिट हो गया? लगभग 30-32 फीट के आसपास हो जाती है हाइट। 30-32 फीट। नॉर्मली एक फ्लोर की हाइट होती है 10 फीट के आसपास, यानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर। 3 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर उतना बड़ा आपका ग्लास ट्यूब होना चाहिए। तो जितनी डेंसिटी कम होगी, लिक्विड की हाइट उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए हम मरकरी यूज करते हैं, इसीलिए हम मरकरी यूज करते हैं ताकि हाइट कम हो। मरकरी की हाइट कितनी आई? 0.76 मीटर। 0.76 मीटर। पानी की हाइट कितनी है? 10.336। इवन आप चाहो तो ये भी यूनिट यूज कर सकते हो। 1 एटमॉस्फेयर, अगर आप नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछोगे कि 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, मैं बोल सकता हूं 10.336 मीटर ऑफ वाटर, ये भी यूनिट है। ये 1 एटमॉस्फेयर है। ये प्रेशर, क्योंकि इतनी हाइट पानी की कितना प्रेशर लगा रही है? 1 एटमॉस्फेयर। हाइट अगर इसकी डबल है, 2 एटमॉस्फेयर। अब आप समझ लो, पानी की सरफेस पर अगर आप हो तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। 10.33 मीटर नीचे चले जाओगे पानी में, इतना अगर 10 मीटर नीचे, अब मैं 10 बोल रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर पानी नीचे जाने पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा। 20 मीटर जाने पर फिर 1 एटमॉस्फेयर, 30 मीटर जाने पर फिर 1 एटमॉस्फेयर। यानी अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, स्कूबा डाइविंग करते हो, पानी में आप नीचे जाते हो, रफली मुझे याद नहीं कितना, मेरे को, मैं क्या की हुई है मैंने 2 बार स्कूबा डाइविंग या 3 बार, तो मुझे लगता है रफली वो 30-40 फीट नीचे ले जाते हैं, 30 फीट के आसपास ले जाते हैं, 30-40 फीट के आसपास, या थोड़ा इससे ज्यादा, आई डोंट। तो मतलब वहां प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। वहां प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर और वो सारा चेंज हो जाता है। तो पहले तो ये समझ लो कि mm ऑफ मर्करी, mm ऑफ मर्करी 760 mm ऑफ मर्करी, मतलब ये बता रहा है कि मर्करी कॉलम है जिसकी हाइट कितनी है? 760। वो अपने बॉटम पर प्रेशर कितना लगाएगा? वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर लगाएगा। राइट, राइट। अब समझ में आ गया?
वाटर किसी और की हाइट निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन यहां पर देता हूं, एक और क्वेश्चन यहां पर देता हूं। मान लो यहां पर ये कोई एक ग्लास ट्यूब है, लेकिन इस ग्लास ट्यूब में क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के मान लो लिक्विड भरे हुए हैं जो कि मिक्स नहीं होते, इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है, जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे। इसकी हाइट है 100 mm, इसकी है 200 mm, या इसकी भी 100 ही ले लेता हूं, और इसकी भी है 100 mm, ठीक है, हाइट तो सबकी बराबर। ये मान लो मरकरी है, मरकरी है, तो ये कोई और लिक्विड है ए, और ये कोई और लिक्विड है बी। इसकी डेंसिटी तो 13.6 ग्राम पर एमएल ही है, इसकी डेंसिटी जो है वो 6.8 ग्राम पर एमएल है, और इसकी डेंसिटी जो है वो 27.2 ग्राम पर एमएल है। तो अब मुझे ये बताओ, इस बॉटम पर यहां पर कितना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर, किस यूनिट में, इन mm ऑफ Hg एंड एटमॉस्फेयर में, दोनों यूनिट्स में बताना है, mm ऑफ Hg और एटमॉस्फेयर में। अरे डेंसर और उससे मत जाओ बेटा, तुम आंसर निकालो। किसी ने तो आंसर ही लिख दिया, कोई इस पे पढ़ा कि डेंसर ज्यादा ऊपर होगा नीचे होगा। मुद्दे की बात पे नहीं आते हो, किसी और जगह पर घुसने लगते हो। बिल्कुल सही सुहेब, बहुत बढ़िया सुहेब, आंसर बिल्कुल सही है। नक्षत्रा बिल्कुल सही, भाव्य बिल्कुल सही। अब क्या करना होगा, ऐसे हाइट को ऐड नहीं कर सकते, ये मरकरी की हाइट है, ये किसी और लिक्विड की हाइट है, ये किसी और लिक्विड की हाइट है, ऐसा नहीं कि 100 100 100 नहीं, इन सबको किसी एक की हाइट में कन्वर्ट करना होगा। यानी या तो सबको मरकरी की हाइट में या ए की हाइट में। तो अब ये देखना है कि अगर ये ए लिक्विड है जिसकी डेंसिटी इतनी है, अगर इतना ही प्रेशर हमें लगाना है लेकिन मरकरी के थ्रू, तो मरकरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी मरकरी की हाइट कितनी होगी जो कि इसके बराबर प्रेशर लगाएगा, इसके बराबर प्रेशर लगाएगा। तो ये अभी ए लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, इसकी H1 वन इंटू डी, इसके हाइट इंटू डी इंटू G1, H2 कर देता हूं इसके लिए, ठीक है, इसके कारण H3D3G। लेकिन ये हाइट किसी और की है, तो हमें इसको किसकी हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मरकरी की हाइट में। तो देखो जी तो सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसकी हाइट है 100 mm, जिसकी डेंसिटी है 6.8। अब इतना ही प्रेशर लगाने के लिए मरकरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, मान लो H, मरकरी की डेंसिटी 13.6, तो इतना ही प्रेशर लगाने के लिए मरकरी की हाइट कितनी हो जाएगी, 50 mm, 50 mm। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, इतना ही प्रेशर लगाने के लिए मरकरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 50 mm। तो अब आप क्या करो, इस लिक्विड को यहां से हटा के इसकी जगह क्या इमेजिन करो, मरकरी, लेकिन उस मरकरी की हाइट 100 नहीं, मरकरी की हाइट कितनी होगी, 50 mm। कितनी होगी, 50 mm। और इसकी जगह क्या हो जाएगा, 100 mm, इसकी डेंसिटी 27.2, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी,
13.6, यानी यहां से वैल्यू क्या आ जाती है 200 mm। 200 mm। तो अब आप यूं सोचो कि इसकी जगह भी मरकरी से रिप्लेस कर दो तो हाइट 200, इसको भी मरकरी से रिप्लेस कर दो तो हाइट 50, और ये तो ऑलरेडी मरकरी है, तो 200, 50 और 100 टोटल कितना हो गया 350। तो मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करो। हाँ, अगर आपको पास्कल में प्रेशर निकालना है, आपको सोचो नहीं सर मुझे तो पास्कल में निकालना है, तो एक दूसरा ऑप्शन है, सबका ऐड कर दो। टोटल प्रेशर H1D1G प्लस H2D2G प्लस H3D3G, ये टोटल प्रेशर हो गया साहब। नीचे ही नीचे बॉटम पर अब वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन करो, लेकिन उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाएगी, अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाएगी। पहले मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करो और फिर उसको सॉल्व करो। समझ में आया? अब एक और टर्म मैं यहां यूज कर रहा हूं, मैनोमीटर। मैनोमीटर ये क्या होता है? यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर। पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कंटेनर में मान लो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई गैस है, ठीक है, इस कंटेनर की हाइट है h, लेट से इस गैस की डेंसिटी है d, तो बताओ यहां पर बॉटम पर प्रेशर कितना लगेगा? बॉटम पर कितना प्रेशर लगेगा? जिन्होंने भी कोर्स अगर अभी परचेज किया है वो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, आइडियल गैस के फर्स्ट लेक्चर से, है ना। तो आंसर लिखा है HDG। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, यहां पर तो HDG लग रहा है, ठीक है, यहां कितना प्रेशर लग रहा है? यहां, यहां कितना लग रहा है? ऊपर कंटेनर की ऊपर वाली वॉल पर, सीलिंग पर कितना प्रेशर लग रहा है? प्रकाश ऐसे नहीं बता सकते कि कितने पेजेस भरेंगे, पूरा रजिस्टर यूज करो स्टार्टिंग से, कोई काउंटिंग नहीं होती बेटा। उतना ही, उस पर भी मास है। गलत आंसर। अब मैं आपको बताता हूं, गैसेस के कारण जो, गैसेस प्रेशर तो लगाती है, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो अलग कारण से होता है, सॉलिड लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो अलग कारण से होता है। एक सॉलिड और लिक्विड के प्रेशर की अगर हम बात करें, अगर इसकी हाइट h है, तो इसके मास के कारण इसका प्रेशर, यहां पर प्रेशर लग रहा है HDG। मिड पॉइंट पर पूछोगे तो H2DG, ये प्रेशर उसके मास के कारण है, और जो कि हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्यों लगाते हैं? मूवमेंट के कारण, मूवमेंट के कारण वो वॉल से कोलाइड करते हैं, उनका प्रेशर मास के कारण नहीं होता, उनका मास बहुत कम होता है, या यूं कह दो HDG में D की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए गैसेस का जो प्रेशर लगता है वो उनके मास के कारण नहीं लगता, उनके मूवमेंट के कारण लगता है। तो गैसेस का प्रेशर जब वो मूव करते हैं, टकराते हैं, तो उसके कारण प्रेशर लगता है। मास बहुत कम होता है, इसीलिए मास के कारण प्रेशर कंसिडर नहीं करते हैं। जबकि सॉलिड और लिक्विड का मूवमेंट बहुत कम होता है, तो मूवमेंट के कारण प्रेशर कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन उनका मास ज्यादा होता है, इसीलिए उनका प्रेशर मास के कारण कंसिडर करते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड है तो HDG यूज करोगे, गैसेस के केस में HDG यूज नहीं होता है।
एच डी जी यूज नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं इस कंटेनर का प्रेशर यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही, किसी भी डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर ऊपर नीचे, क्योंकि गैसेस कंटिन्यूसली मूव कर रही है, मूवमेंट एक जैसा होता है, इसलिए प्रेशर भी हर तरफ उतना ही होता है। कभी भी गैसेस के लिए एच डी जी नहीं लगाओगे एक कंटेनर में। अब या तो इस कंटेनर में किसी गैस का प्रेशर निकालना है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगा दो, उससे इस गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। किससे? पीवी इक्वल टू एनआरटी से। या फिर एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करें, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है? मैनोमीटर। क्या होता है मैनोमीटर? वो अब बता रहा हूं। तो एक यूं मान के चलो कि इस तरह की एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, यू शेप्ड ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब कह सकते हो, जिसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी। अगर ये ट्यूब इस तरह से दोनों एंड से ओपन है, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन है, तो क्या होगा? एयर जो है वो प्रेशर लगा रही होगी। एयर का प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होता है, तो एयर यहां पर भी प्रेशर लगा रही होगी, और ऑब्वियसली एयर यहां से एंटर करके यहां पर प्रेशर लगा रही होगी। तो इधर भी राइट नाउ एयर का प्रेशर लग रहा है, इधर भी एयर का 1 एटमॉस्फेयर, इधर भी 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो लेवल है वो बराबर होगा, दोनों तरफ का लेवल बराबर होगा। लेकिन अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? इस मैनोमीटर को इस कंटेनर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? इस कंटेनर से। अब यहां पर तो प्रेशर किसके कारण लग रहा है? एयर के कारण। और यहां पर इस एंड पर प्रेशर किसके कारण लग रहा है? गैस के कारण। अगर गैस का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हुआ तो लेवल इधर और इधर बराबर रहेगा, लेवल बराबर रहेगा अंदर और बाहर। लेकिन अगर गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो ये लेवल नीचे जाएगा, ये लेवल ऊपर उठेगा। कब तक? वो देख, जब तक प्रेशर का एक ही लेवल पर प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। यानी गैस का प्रेशर ज्यादा तो ये नीचे, ये ऊपर, और गैस का प्रेशर कम है तो ये नीचे, ये ऊपर। मान लेते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ, ये लेवल थोड़ा नीचे आ गया, ये लेवल ऊपर उठ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई, ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई, ये थोड़ा नीचे, ये ऊपर, यानी दोनों में अब डिफरेंस आ गया। सब दोनों लेवल में डिफरेंस है। अगर दोनों तरफ डिफरेंस है तो गैस का प्रेशर क्या होगा? तो लॉजिक क्या यूज होगा? किसी एक ही लेवल पर, अब आपको क्या करना, मान लो ये डायग्राम दे रखा है और ये हाइट मान लो कुछ दे रखी है, ऐसे ही ले लेता हूं 100 mm। कितनी दे रखी है? 100 mm। ठीक है, हमें बताना गैस का प्रेशर कितना होगा, और एयर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है? 760 mm। ये सब मरकरी की टर्म्स में, ये भी मरकरी है, ये 100 mm भी मरकरी, mm ऑफ एच जी ही है ना, mm। तो अब इस लेवल पर अगर हम देखें, इस लेवल पर, तो यहां से जितना प्रेशर लगेगा यहां पर भी उतना ही अंदर प्रेशर लगना चाहिए। तो इस तरफ प्रेशर किसके कारण लग रहा है? गैस के कारण। इस तरफ प्रेशर किसके कारण लग रहा है? इस एयर का तो लग ही रहा है, एटमॉस्फेरिक बोल दो या एयर का प्रेशर बोल दो, प्लस इस मरकरी कॉलम का भी लग रहा है, यानी एच डी जी। एच डी जी समझ में आया? अब ज्यादा अच्छा क्या है, गैस का प्रेशर भी, यानी गैस का प्रेशर भी अगर आप मरकरी की हाइट में निकालना चाहते हो तो इस गैस के प्रेशर को भी क्या लिख देता हूं मैं? एच डी जी। ये इस गैस का, समझ लो मेरी बात, क्या प्रेशर ऑफ गैस, चलो पहले ऐसे ही करता हूं, प्रेशर ऑफ गैस, तो एयर का प्रेशर या तो 1 एटमॉस्फेयर पुट करोगे तो कैलकुलेशन करनी होगी, तो एयर का प्रेशर 760 डी इंटू जी, प्लस इस मरकरी कॉलम का प्रेशर कितना है? 100 इंटू डी जी। या तो डी और जी से मल्टीप्लाई करके करो, या फिर डायरेक्टली डी और जी को कॉमन ले लो और 860 डी इंटू जी। यानी गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? कह सकते हो 860
mm of mercury, 860 mm of mercury। डी और जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर पास्कल में आ जाएगा, और बिना डी और जी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो या तो आंसर ये, या इसको और क्या बोला जा सकता है, ये किसकी हाइट है, ये 860 किसका है, मरकरी की, तो 860 mm ऑफ मरकरी। समझ में आ गई मेरी बात? 860 mm ऑफ मरकरी, डी और जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो तब करो जब पास्कल में पूछा है, यानी डायरेक्ट हाइट से कर सकते हो। इसको भी प्रेशर 760, ये हाइट, तो यहां डी और जी लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि पास्कल में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये हाइट 760 प्लस 100 कितना हो गया, 860। समझ में आई मेरी बात? तो ये गैस का प्रेशर आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल से। यानी यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये अगर ये सिचुएशन है तो, और ये डिफरेंस दे रखा है 200 mm, मरकरी है, ठीक है, मरकरी भरा हुआ है, और एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ एच जी, ऑफ एच जी। तो अब बताइए इस गैस का प्रेशर क्या होगा? नाइन सिक्सटी है। अब की बार आंसर इज 560, बिल्कुल सही कार्तिकेय, और बहुतों के सही है। इस लेवल पर इक्वेशन बनाओ। अब यहां पर एक तो गैस का प्रेशर और ये भी, तो प्रेशर ऑफ गैस प्लस इस कॉलम का भी, तो अब मैं डी और जी लिख ही नहीं रहा हूं, 200 ही लिख रहा हूं। और इस तरफ ये कौन बैलेंस कर रहा है, एटमॉस्फेयर यानी एयर, और एयर का प्रेशर है 760, ये कितना है 200, तो प्रेशर ऑफ गैस 560। ये डायरेक्ट ऑफ एच जी आ गया। अगर आपको पास्कल में निकालना है, डी और जी से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर भी डी जी लिख सकते हो, यहां पर भी डी जी लिख सकते हो, मैंने अभी वो लिखा ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। दोनों का प्रेशर बताओ, H2 का भी और हीलियम का भी। पहले हीलियम, यानी दोनों आंसर आ जानी चाहिए। अंकित कह रहा सर मन नहीं भरा हो तो एक कंटेनर और लगा दो। दिल मांगे मोर बेटा, सही कह रहे हो,
करेंगे किसी दिन, एक कंटेनर और लगाएंगे, चिंता मत करो, 2 3 4 इनफाइनाइट कंटेनर लगा देंगे, जीपी बना देंगे, सम करना होगा, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। दे दूंगा एक के फर्स्ट वाले में हाइट का डिफरेंस मान लेते हैं 100, दूसरे वाले में हाइट का डिफरेंस 50, फिर तीसरे वाले में 25, फिर उसका 12.5 एक जीपी बना दूंगा, और फिर पूछूंगा कि बताओ प्रेशर कितना होगा। ठीक है, फिर मजा आएगा ना। जीपी का सम का फॉर्मूला पता है? हाँ, बोलो बोलो। एपी बनाया या जीपी बनाया? तो देखो कुछ नहीं, इक्वेशन बनानी है, इस लेवल पर बात करें, लाइन बना दिया करो हमेशा, यहां पर एक लाइन, यहां पर पहले इसकी बात करें तो यहां पर प्रेशर हाइड्रोजन के कारण भी लग रहा है, और ये भी नीचे लग रहा है 100 mm। इधर प्रेशर केवल एटमॉस्फेयर के कारण 760, तो हाइड्रोजन का प्रेशर हो गया साहब 660। अब यहां इक्वेशन क्या बनेगी? हीलियम का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर 50, इधर से कौन इसको बैलेंस कर रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 100, 50, हाइड्रोजन का सॉरी, हाइड्रोजन का कितना 660, 50 हीलियम, तो हीलियम का प्रेशर आ गया 610। हाँ जी, जीपी, ज्ञानी प्रकाश, वेरी गुड, नाम जोरदार रखा तुम्हारा, ज्ञानी प्रकाश। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। चलो अच्छी बात है, आप ज्ञान का प्रकाश सभी पर डालते रहना, ज्ञानी प्रकाश, है ना, अपने ज्ञान का प्रकाश हर जगह फैलाते रहना। ये बीच में कुछ क्वेश्चंस आई थिंक छोड़ दिए थे। O1 में मेरे हिसाब से हमने 15 तक किया था, तो O1 में 16 से लेके 19, 23, S1 में ये करेंगे। यार इसका मुझे आइडिया नहीं, रक्षित शीट की हार्ड कॉपी आने में अप्रोक्स कितने दिन लगेंगे, इसका भी मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, आप जो ग्रुप है उसी पर पूछिए। एनएसईसी की प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखिए एनएसईसी के लिए कुछ भी अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो कर रहे हैं वही क्वेश्चंस आते हैं, जो शीट है वही एनएसईसी की प्रिपरेशन है, तो कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना होता, जैसे जैसे बस कोर्स होता जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि 11th में पूरा सिलेबस नहीं होता, क्योंकि एनएसईसी में 11th और 12th दोनों आता है, अलग अलग नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये आती है 11th में जब हम देते हैं तो हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पाता है,
बहुत सारे चैप्टर्स जो 12th के हैं उनके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ फाइट होती है। और एक इतने कम टाइम में 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स भी नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करने से काम नहीं चलता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, जितना सिलेबस हो जाएगा उतने आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बट ज़्यादा अच्छी तरह से आप 12th में दे पाओगे, ज़्यादा अच्छी तरह से आप 12th में दे पाओगे। ये सब O2 ही लिखा हुआ बेटा, तो O2 ही होगा ना, उसी लाइन में लिखा हुआ, तो क्या करना। जनरली NSEC जो होता है नवंबर में होता है, मेरे हिसाब से लास्ट नवंबर में होता है, 3rd या 4th वीक जो भी कह दो। NSEC जो होता है केमिस्ट्री ओलंपियाड का फर्स्ट लेवल होता है। ये फर्स्ट लेवल होता है, इससे सेलेक्ट होते हैं, तब आप सेकंड लेवल का एग्जाम दे पाते हो। फिर उसके बाद जिसे हम कहते हैं INCHO, इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड, उससे जब सिलेक्शन होता है तो फिर आपका कैंप होता है, एक कैंप होता है वहां पर, यानी OCSC ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है। ये सारी चीजें बहुत 4-5 स्टेप्स में होता है। फिर वहां जब आप सिलेक्शन होता है, फिर आप इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हो, और वहाँ सिल्वर गोल्ड मेडल्स ये सब मिलते हैं। उसकी बहुत वैल्यू है। अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड में कहीं बाहर जाते हो तो उसके बेसिस पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि US की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई भी करते हो तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। यस, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। चित्रांक का केमिस्ट्री हुआ था, बट ही उसका फिजिक्स में भी हुआ था, और फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक को ही आपको चूज करना पड़ता है। तो ही चोज फिजिक्स ओलंपियाड, और उसको गोल्ड मिला था। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यानी उसकी खैर IIT में भी रैंक 1 थी, और फिजिक्स ओलंपियाड में भी उसको गोल्ड मिला था। तो उसके बेसिस पर उसको, उसका दो IIT में हुआ था, बट आफ्टर 1 ईयर ही मूव फ्रॉम IIT टू MIT में, उसको MIT में शिफ्ट कर दिया गया। यानी तो ये कोलैबोरेशन है एक तरह सा, कि IIT से 1 साल का कोर्स कंसिडर करते हुए MIT में उसको शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफ़र ले लिया उसने। बिकॉज उसका सबसे बड़ा कारण है IIT की रैंक 1 थी, प्लस फिजिक्स ओलंपियाड में भी गोल्ड था। तो इन गोल्ड मेडल और साइंस के अंदर आप US यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाना चाह रहे हो तो ओलंपियाड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है उसे। नो डाउट JEE की भी बहुत वैल्यू होती है। JEE के अंदर आप क्या रैंक लाते हो, बट JEE में रैंक 1 भी हो सकती, 20-50 भी हो सकती, ये भी वेरी। बट अगर आप ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये तो चांसेस काफ़ी होते हैं। और आगे फ्यूचर में भी अगर आप US यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कर रहे हो, PhD कर रहे हो, जैसे अभी वो PhD कर रहा है, तो PhD हुई मिल गई उसको, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।